मेंस की तैयारी कैसे करें। पेपर 1, 2, 3 की स्ट्रैटेजी जो होगी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, पेपर 4 की स्ट्रैटेजी अलग से डिस्कस करेंगे। मेंस एग्जाम किस चीज का है? मेंस एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। आपको उस विषय से संबंधित कुछ भी नहीं आता था कि जो कंटेंट आपके पास में है क्या ये सफाई कर रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिमांड को। कुछ भी घर में हो रहा हो, आपके साथ हो रहा हो, आपको टेस्ट को स्किप नहीं करना है। हेलो एवरीवन, आई होप आपका आरएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रोमिसेस किए थे आपसे कि ना आई शैल कम ऑनलाइन बट कुड नॉट, बिकॉज दायित्व बहुत सारे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विजिट 30 और 1 दोनों दिन के लिए हमारे एग्जाम में ड्यूटी भी थी एंड इट वाज अ ग्रैंड इवेंट व्हिच वेंट सक्सेसफुल। पर अभी कमिंग बैक टू आपके कमेंट्स आए, बहुत सारे इनबॉक्स में मैसेजेस आए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरएएस मेंस, स्पेसिफिकली फॉर दोस्त जो कि कहीं जॉब कर रहे हैं, वो जो पहली बार दे रहे हैं, और सब टाइप के क्वेश्चंस कि मेंस की तैयारी कैसे करें। मेंस की तैयारी करने के लिए मैं हमेशा कोई बात कहती हूँ कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिस प्रकार का परीक्षा है आपको उसी प्रकार का अभ्यास करना होगा। जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए कहा कि आप बहुत सारी मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए सो दैट यू वुड बी एबल टू सी कि आपका 2 घंटा प्रेस्क्राइब जो टाइम समय है उसके अंदर आपका पूरा हो पा रहा है कि नहीं। दूसरी बात ये कि आर यू एबल टू कंप्लीट विद द 5th ऑप्शन अवेलेबल। 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे, आपको कितनी एक्यूरेसी के साथ में आप गोले काले कर पा रहे हो, कितना आपकी कंसिस्टेंस है एंड स्टफ लाइक दैट। मेंस एग्जाम किस चीज का है? मेंस एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। 2-2 नंबर के भी सवाल आते हैं, 5-5 के भी और 10-10 नंबर के भी। एक बात तो बॉटम लाइन में आप सबको कहना चाह रही हूँ, प्रश्न पेपर नंबर 1 से लेकर के पेपर नंबर 3 के मध्य जो 2-2 नंबर के सवाल आते हैं, उनमें से यदि आपको कोई सवाल नहीं आता है तो हताश नहीं होना है। आप 2 नंबर या आपको 2 सवाल नहीं आए, नो प्रॉब्लम, आप उसको मेकअप कर सकते हो 10 नंबर के सवाल को अच्छे प्रकार से अटेम्प्ट करके। तो इसलिए ये ऐसा इसलिए कह रहे हो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे पेपर खोलते हैं दिखता है वो मुझे तो पहला प्रश्न भी नहीं आता, फैक्चुअल प्रश्न था, मुझे दूसरा भी नहीं आता, और उस चक्कर में उनकी टेंशन का लेवल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, और फिर वो उसका सबसीक्वेंट इफेक्ट जो है वो पूरे चारों पेपर्स पे दिखता है। सो बॉटम लाइन ये है कि सबको सारे फैक्ट्स याद नहीं होते हैं। यदि आपको कोई 2 नंबर का प्रश्न नहीं आए या 2 नंबर के कई प्रश्न नहीं आए तो भी घबराना नहीं है। आपने देखा होगा कट ऑफ जो है वो 800 में से 300 कुछ रहती है, तो जो 300 कुछ है अपने आप में बहुत लो नंबर है। आपको सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आए जरूरी नहीं है, पर आप 5 नंबर के और 10 नंबर का जो प्रश्न आते हैं उनको खराब नहीं करेंगे, उनको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लिखेंगे, उनको छोड़ने की गलती जो है वो कतई नहीं करनी है। अगर ऐसा आपने कर लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला है। अब हम बात करते हैं कि मेंस की तैयारी के लिए क्या करें। मैं एक बात बॉटम लाइन पे कहना चाहती हूँ, आप जिस रिसोर्स से पढ़ रहे हैं वो श्रेष्ठ रिसोर्स है, बॉटम लाइन। इसलिए चलो देखते हैं कि मेंस में पेपर 1, 2, 3 की स्ट्रैटेजी जो होगी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, पेपर 4 की स्ट्रैटेजी अलग से डिस्कस करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले क्या बनाना है? एक फाउंडेशन, एक बेस अपने किसी भी कंटेंट को। ये कंटेंट जो है ये बॉटम लाइन या बेस, ये कुछ भी हो सकता है। ये किसी बहुत प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर के नोट्स हो सकते हैं, ये किसी आपके बहुत अपने व्यक्ति के जिसने आरएएस मेंस क्वालिफाई किया हो उसके खुद के हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, आपने स्वयं पढ़ाई की, आपने कहीं से कोचिंग किया उसमें नोट्स बनाए हुए हो सकते हैं, ये आरबीटी की बुक्स हो सकती हैं, ये एनसीईआरटी की या राजस्थान बोर्ड की बुक्स हो सकती हैं। ये बेसलाइन कंटेंट कुछ भी हो सकता है और जो है वो श्रेष्ठ है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिसने भी किताब लिखी है, जिसने भी पढ़ाया है, वो कुछ सोच समझ के पढ़ाया है, और वो अगर 80 से 85% सिलेबस के हिसाब से है तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आपके पास जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको बेस बनाइए और उस बेस पे आपको अपडेट्स करने हैं। पहली बात, क्या अपडेट करना है? आपको सिलेबस के साथ में इसकी कवरेज देखनी है कि क्या ऐसा कंटेंट था सिलेबस में जो इसमें नहीं है। आई एम श्योर सारा मिलेगा। दूसरी बात ये, इस सिलेबस के साथ में PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि जो कंटेंट आपके पास में है क्या ये सफाई कर रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिमांड को। आप देखिए कुछ गैप है, उस गैप को एनालाइज कीजिए, उस गैप को फिल करने की कोशिश कीजिए अपने इसी कंटेंट में अपडेट करते हुए। आई रियली मीन इट। जो भी आप बेस ले रहे हैं वो सब कुछ बहुत अच्छा है, उस पर विश्वास रखिए। जो आप पढ़ चुके हो, प्रीलिम्स की आपने तैयारी की थी, आपने प्रीलिम्स के लिए कुछ पढ़ा होगा,
उस कंटेंट को बेस बना सकते हो जो कि कॉमन कंटेंट, जो कॉमन सिलेबस का पार्ट है उसके लिए। तो आपको इन प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए, यदि आपको फर्स्ट हैंड में कुछ दिखता है कि यार ये चैप्टर जो है मिसिंग है, प्रिंट ले लीजिए, कहीं से जेरॉक्स ले लीजिए और उनको ऐड कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ऐड करना है सिलेबस और पीवाईक्यू के हिसाब से। दूसरा आपको क्या करना है, शीघ्रातिशीघ्र, शीघ्रतम आपको टेस्ट ज्वाइन करने हैं, मॉक टेस्ट सीरीज। आप कहोगे पढ़ा तो है ही नहीं, आता कुछ है ही नहीं, कहां से मॉक टेस्ट दे दूं? अजी फिर भी कूदो। इसलिए कूदो देखने के लिए सवालों की प्रवृत्ति कैसी है, ये देखने के लिए आपसे आगे रेस में कितने और लोग हैं, ये देखने के लिए कि आप स्नातक कर चुके हैं, इस स्तर पर आए हो, तब तक आपके ज्ञान का स्तर कितना है। आपको उस विषय से संबंधित कुछ भी नहीं आता था, आपको ऐसा लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे टेस्ट देने के लिए तो आपको 100% और नहीं तो तुक्के मारने की, रेलेवेंट लिखने की जो वो है ना बेसिक एक स्किल है, वो स्किल डेवलप हो जाएगी। यदि आपको खुद आपने इससे संबंधित कुछ कंटेंट नहीं पढ़ा फिर भी आप टेस्ट लिखने चले गए तो घबराओ मत। 40, 45, 70 नंबर क्या मिलते हैं, नंबर कोई मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ टेस्ट देना है। बस ये याद रखना है कि कैसा भी दिन हो, रात हो, कैसे भी घर में परिस्थिति हो, दिवाली हो, होली हो, जो कुछ भी घर में हो रहा हो, आपके साथ हो रहा हो, आपको टेस्ट को स्किप नहीं करना है। ऐसा करके आप क्या करोगे, आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि यू विल गेट टू नो न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द सिलेबस कंटेंट और उनके मॉडल आंसर्स मिलेंगे आपको। तो आपको इन मॉडल आंसर्स में से जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है वो अपनी बेसलाइन कंटेंट के अंदर एड अप करनी है। दूसरी बात ये, आपको खुद दिखेगा कि अरे ये तो मैंने 10वीं क्लास में पढ़ा था और मैंने रिवाइज तो कभी किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, ओह मुझे तो ये याद आ गया। मतलब खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है यदि आपने ऐसे कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है तो। और नहीं तो आईना दिख जाएगा कि भाई तैयारी कितनी है, फिर अगली बार अच्छी तरीके से जाओगे। तो आपको शीघ्रतम कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तीसरा काम आपको क्या करना है, कोई एक करंट की बुकलेट, जो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है, जो जिसको मैंने खुद में रिलाय किया, मैं तो वही बताऊंगी। मैं दृष्टि की इंग्लिश मीडियम की बुक लेकर के आती थी, जो इनकी मंथली मैगजीन आती है दृष्टि करंट अफेयर्स, और एक लाती थी मूवल से क्रोनोलॉजी, कुछ भी मिल जाए, क्योंकि आप जानते हैं जयपुर में थोड़ी शॉर्टेज रहती है प्रिंट आउट्स के लिए। जैसे ही कोई नया एडिशन आता है और वो निकल जाता है, तो कभी मैं लेट होती थी कभी कुछ, तो मेरे को जो मिल जाए मूवल या क्रोनोलॉजी उनको लेती थी। इनमें से क्या करती थी मैं कि दृष्टि में से तो आपको 10 नंबर के जो प्रश्न हैं उनको लिखने का तरीका मिल जाता है, आपको निबंध लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, और पूरे विश्व स्तर पे, भारत के स्तर पे क्या नई हैपनिंग्स हो रही है, क्या नया करंट अफेयर्स है जो सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी पॉलिटी में कुछ हो रहा हो, मे बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया हो, कोई नई पॉलिसी आई हो, मे बी कोई नई स्कीम लॉन्च हुई हो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो इकोनॉमी में अच्छा इंपैक्ट डाल सकती है, मे बी वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट हो। इन सारी चीजों को देखते हैं, इनमें खेल के जो समाचार है वो भी महत्वपूर्ण है आरएस के हिसाब से। तो जो आपके सिलेबस में से मैच करता हुआ पोर्शन है, उस पोर्शन को दृष्टि में से आप पढ़िए, इंपॉर्टेंट को काटिए, अपने कंटेंट में सुधार कीजिए। मूवल और क्रोनोलॉजी के लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, मेरे पास में मूवल और क्रोनोलॉजी खरीद लाती थी 2016 वाली परीक्षा में, और वो ऐसे ढेर इकट्ठे जाती थी। मैं पेज को मोड़ती थी जो इंपॉर्टेंट होता था और हाईलाइट कर लेती थी कि बाद में इसको रिवाइज करेंगे, और बिलीव मी वो बात कभी नहीं आया। ओनली थिंग दैट हैपेंड वाज कि एक के ऊपर एक स्टैक लग जाती थी किताब में और किताबों का ढेर लग जाता था, लेकिन वो कभी रिवाइज नहीं हो पाई। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में क्या किया कि मूवल और क्रोनोलॉजी के लिए कसम खा ली कि मैं खरीदने के 24 घंटे के भीतर इस पुस्तक को या इस मैगजीन को घर से बाहर फेंक दूंगी। कैसे फेंकूंगी, पहले पढ़ूंगी और जो इंपॉर्टेंट मेरे सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट कंटेंट है या मे बी रिलेवेंट है उसको या तो एक अलग पन्ने पे लिख लूंगी, या फिर जो मेरा ये बेस लाइन कंटेंट है इसी में चेंजेस करती रहूंगी, या इसके वो महत्वपूर्ण पन्ने या सेक्शंस काट के फाड़ के रख लूंगी, इसमें चिपका लूंगी जो मुझे चाहिए। एंड बाद में आई यूज टू थ्रो द मैगजीन्स सो दैट मेरे पास कंटेंट कम हो, मुझे उसको पढ़ के डर कम लगे। डर की कहानी ऐसी है कि मैं तो मोटी किताबें पढ़ने से डरती हूँ। मैंने तो इसीलिए एम लक्ष्मीकांत सर की बुक भी नहीं खरीदी। लोग सब कहते हैं वो बाइबल है पॉलिटी के लिए, पर मुझे तो उससे बहुत डर लगा कि किताब मोटी थी। मुझे लगता है छोटा हो, ब्रीफ हो, कंसाइज हो, रिपीट करो बार बार और वो कंठस्थ हो जाए। तो 3 साइकिल तो आपको ये लेने हैं, 3 चीजों को तो ये काम करना है।
चौथा जो आपको काम करना है वो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, वो है ग्रुप डिस्कशन। आप पाएंगे कि कभी भी जैसे 2-3 लोगों के साथ में बैठिए, आप किसी भी एक मुद्दे को उठाइए। वो मुद्दा G20 की सफलता हो सकती है, वो मुद्दा हो सकता है करंट में चलने वाली कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, वो मुद्दा राजस्थान में होने वाले चुनाव भी हो सकते हैं, वो मुद्दा ये भी हो सकता है कि लोक लुभावन की या किसी भी प्रकार की जो स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं उनके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। वो मुद्दा ये भी हो सकता है कि जो अभी इतने सारे जिले बनाए गए हैं उसे जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ेगा या किस प्रकार से वो प्रशासनिक सुदृढ़ता लेकर के आएंगे। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब आप इस प्रकार के प्रश्नों को अपने किसी एक ग्रुप में बैठकर पीयर डिस्कशन करेंगे, यू वुड गेट टू नो कि आपका एक पर्सपेक्टिव है जिसमें आपने 3 मुद्दों पे बात करी, मे बी योर फ्रेंड इंक्लूडेड 2 ऑफ देम, उसके खुद के 2 और नए आयाम। तो यानी जब आप एक ग्रुप में बैठ के हेल्दी डिस्कशन करते हैं तो आपको किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी नई बातें या बहुत सारी डायमेंशंस पता चलती हैं। उन डायमेंशंस को आपको कवर करना है, लिखना है। ये सारी डायमेंशन आपको जो 10 नंबर के प्रश्न हैं उनमें लीड दिलाएंगे और ये आपको निबंध में हेल्प करेंगी। तो इसलिए आपको ग्रुप डिस्कशन भी के लिए भी समय रखना है। ये जो ग्रुप डिस्कशन है इसके लिए मैं कहूंगी बहुत लिमिटेड, अपने जैसी सोच या अपने जैसा एटीट्यूड रखने वाले लोगों के साथ में ग्रुप बनाइए। दिस ग्रुप कैन बी ऑफ 2 people, 3 people, नॉट मोर देन दैट। 4 से ज्यादा तो हो गए तो समझ लो कबाड़ा होने वाला है। तो 2-3 लोगों का बहुत ही क्लोज ग्रुप बनाइए और बहुत लंबे डिस्कशंस मत कीजिए। हार्डली हाफ एन आवर 40 मिनट्स का एवरीडे डिस्कशन। ठीक है, आप पूरे दिन में क्या पढ़ा क्या नहीं बात पता चली। ये जो साइकिल है ये साइकिल अनवरत चलता रहेगा। ये साइकिल आपको मेन तक रिपीट करना है। इस साइकिल के ऊपर एड ऑन क्या है, वो जो एड ऑन होगा वो यह होगा कि दिस साइकिल हैज टू बी रिपीटेड एट लीस्ट 4 टाइम्स। ये 4 टाइम्स में क्या करना है आपको, जो कंटेंट आपके पास में इंप्रूव होकर के आपके बेसलाइन जो कंटेंट था यानी जो आपका फंडामेंटल कंटेंट था, मैंने बताया कोई भी किताब हो सकती है, कोई भी आरबीडी की बुक हो सकती है, कितने सारे पब्लिकेशन है, चवन पब्लिकेशन, नाथ पब्लिकेशन, पार्ट पब्लिकेशन और जाने क्या क्या, किसी भी पब्लिकेशन की बुक्स हो सकती हैं, वो अच्छी ही हैं, सारे ऑथर्स बहुत मेहनत करते हैं, या कुछ भी कंटेंट हो सकता है, उस कंटेंट में आपको इंप्रूव करना है। ये था साइकिल 1। साइकिल 2 में आपको क्या करना है, साइकिल 2 में आपको करना है कि जो साइकिल 1 का कंटेंट था उसको एक बार गो थ्रू कीजिए और देखिए कि क्या है जो आपको याद हो गया है और क्या है जो आपको भी पढ़ना है। ठीक है, जो पढ़ना है उसको समराइज कीजिए। आपको साइकिल 2 के अंदर अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना स्टार्ट करना है। ये शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, ये होते हैं सिलेबस की हर एक बुलेट और उस बुलेट से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स का एक संकलन। कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होंगे कि किसी चीज की वजह से मान लो कोई चीज में वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने G20 करवाया, उसकी वजह से हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो जब आप G20 लिखिए तो इधर तो लिखिए लाभ और इधर लिखिए चैलेंजेस। आने तो कुछ है ही नहीं, चैलेंजेस। लाभ क्या होंगे, हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा। सो टू शो समथिंग इंक्रीजिंग, जैसे मुझे फॉरेक्स बढ़ता हुआ दिखाना हो तो मैंने फॉरेक्स लिखा और बढ़ता हुआ दिखाया। तो दीज आर ऑल शॉर्ट नोट्स जो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने चाहें तो आप आधे घंटे में रिवीजन कर पाए, ऐसे नोट्स तक आना है। ये नोट्स आप दूसरे साइकिल में नहीं बन पाएंगे, इसके लिए तीसरा या चौथा साइकिल की आवश्यकता होगी अपने नोट्स को इकट्ठा करने के लिए। मैंने जब शुरुआत में नोट्स लिखने शुरू किए या कंटेंट बनाना शुरू किया तो मेरे पास कंटेंट जो था वो शायद मेरी इतनी हाइट तक तो था, 4 फीट से ज्यादा, मतलब एक के ऊपर एक स्टैक कर लो इतना कंटेंट था। साइकिल 2 में आई श्रैंक इट टू हार्डली 1 फीट, यानी हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा थोड़ा। साइकिल 3 में मेरे पास में आई ऑर्गेनाइज्ड माई सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टू ऑर्गेनाइज वन सेल्फ, यानी खुद को अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यवस्थित करना। करेक्ट। तो अपने आप को, अपने कंटेंट को, सबको व्यवस्थित करके रखना। व्यवस्थित इसलिए आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं एक रैंडम विजिट करूं टू योर रेजिडेंस,
It may be a hostel room, it may be your own room in the colony, or it may be a shared accommodation, anything. और मैं कहूँ यार बंधु एक बात बता, मुझे पॉलिटी के तेरे नोट्स दिखा या मुझे राजस्थान की पॉलिटी का कंटेंट पढ़ा, then you should be able to go and find, तब आपको ना फटाफट निकाल के देने की पोजीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप उस भीड़ में से छांट रहे हो, ये भी नहीं है यार, ये भी नहीं है यार, वो भी नहीं है, ये रजिस्टर भी नहीं है, वो रजिस्टर भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कंटेंट जो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने आपको दिखाया कि मैंने प्लास्टिक के फोल्डर्स इस्तेमाल किए थे। व्हाइट बड़ी वाले जो रिंग पेपर्स होते हैं उन पे लिखती थी, साइड में स्टेपल करती थी या बांध के रखती थी बाइंडर क्लिप से, और जिस विषय का जो फोल्डर था उस विषय से संबंधित सारा कंटेंट उसी एक फोल्डर में रहता था, सो दैट कि जब जरूरत पड़े बस उस फोल्डर को निकाला, पढ़ा, रिवाइज किया और टेस्ट देकर के आ गए। तो आपको स्वयं को व्यवस्थित इसलिए रखना है कि आपका टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए, आप एटलीस्ट एक डिसिप्लिन लाइफ जिए। दूसरा ये कि आपका जो कंटेंट है यानी जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका पाठ्य सामग्री है वो भी व्यवस्थित होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए। क्योंकि जब चीजें सुव्यवस्थित होती है तो इरिटेशन कम होता है। जब इरिटेशन कम होता है तो जो हमारी ग्राह्यता है हमारे ज्ञान के लिए वो बढ़ जाती है। थैंक गॉड आई यूज्ड गुड हिंदी वर्ड्स। ठीक है, तो आपको अपने आप को, अपने कंटेंट को दोनों को भी ऑर्गेनाइज रखना है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको अभी कुछ पेन्स का सिलेक्शन करके रखना पड़ेगा, जो पेन्स आप मेज तक लिखने जा रहे हैं। इसके लिए आप क्या करें, 20, 30, 40 जिस प्रकार की ग्रिप आप यूज करते हैं वैसे पेन्स खरीद के लेकर के आइए, अलग अलग वैरायटी के, और लिखने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कौन सा ऐसा पेन है जो आपके हाथ में ठीक फिट होता है और आपकी लिखने की स्पीड के साथ में धोखा नहीं दे रहा, साथ साथ चल रहा है, और वो जिसका इंक जो वो पीछे की साइड में दिख नहीं रही है, और वो पेन जो कि हाथ में से जिसकी शाई नहीं छूट रही है। तो आप 20-30 जितने भी आपका भी धैर्य हो और आसपास जितने अवेलेबल हो, अलग अलग वैरायटी के पेन ले आइए और उनके साथ में नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और स्पीड से बनाने की कोशिश कीजिए। जिस पेन पे आपका हाथ जम गया है फिर इन सारे पेन्स को डिस्कार्ड कर दो, जिस पे आपका हाथ जम गया उस प्रकार के पेन खरीद के रखिए अच्छी संख्या में और उन्हीं से एग्जाम दीजिए। जब एग्जाम के बारे में हो ना कि महीने भर में एग्जाम होने वाला है, तब वो पेन अपने पास पहले से खरीद के 5-7 पेन का स्टॉक खरीद के रख लेना, सो दैट लास्ट मोमेंट पे आप भागे नहीं कि यार मैं तो उसी पेन से लिखता था, उसी से मेरी स्पीड आती थी, वो पेन बाजार में मिल ही नहीं रहा है। तो जब एग्जाम के बारे में पता चल जाए, जिस प्रोबेबली फरवरी एंड या मार्च में होगा आपका मेंस एग्जाम, उससे पहले आप जनवरी में वो अपने लिए पेन लेकर के स्टॉक करके रख लेना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैडम पेन के लिए क्यों करती है, लेकिन आपका साथ कौन दे रहा है लिखने में? लेखनी, तो लेखनी शुड बी गुड, लेखनी शुड बी अकॉर्डिंग टू योर नीड। कुछ लोग ऐसे पकड़ लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ लिखते हैं, कुछ लोग मोटी ग्रिप पसंद है, कुछ लोग पतली ग्रिप पसंद है, कुछ बॉल पेन से लिखते हैं, कुछ जेल से लिखते हैं। इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस, और ये सिर्फ एक गप है, मिथ्या है कि जेल पेन से मत लिखो और पेंसिल में कॉपियां भीग जाती हैं। एब्सोल्युटली रबिश, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। किसी की कॉपी कभी नहीं भीगती है, कॉपियां बहुत ही सुरक्षा के साथ रखी जाती हैं, इसलिए आप जेल से लिखो, किसी से भी लिखो, नो वरीज। मैंने जिस पेन से लिखा था उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है। नाउ कमिंग बैक टू, क्या मैं कोचिंग करूं? बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम क्या मैं कोचिंग करूं, प्री तो निकल गया, पर अब मैंने कोचिंग करूं कि नहीं करूं? भाई मैंने ऐसा देखा है कि प्री जिनका क्वालिफाई होता है, जिनमें से 50% तो रिपीटर्स होते हैं, यानी करीब 20,000 लोगों का प्री क्वालिफाई होगा और उनमें से 10,000 रिपीटर्स होंगे। वो जो रैंक इंप्रूव कर रहे हैं, वो जिन्होंने पिछली बार भी मेंस लिखा था, वो जो कि शायद जिनका दूसरा या तीसरा मेंस है, 10,000 ऐसे लोग हैं जो नए हैं। इनमें भी अधिकांश लोग पहले से एक फाउंडेशन कोर्स कोचिंग कर चुके हैं, पर जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं करी उनके लिए भी कोचिंग करना कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है। आप करना चाहें कर सकते हैं। कोचिंग के बहुत सारे फायदे हैं। कोचिंग से आपकी डिसिप्लिन लाइफ रहती है, टाइम पे सिलेबस कवर हो जाता है, यू कैन असेस योर प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपके पास एक माहौल होता है जिसमें आप बैठ करके अपनी प्रोग्रेस को एज कंपेयर टू अदर्स जज कर सकते हो। तो इसलिए कोचिंग के फायदे भी हैं। नुकसान ये है कि पूरा टाइम आपका जो है सिर्फ कोचिंग में चला जाता है, जाने आने में बहुत टाइम खर्च होता है, और फिर ये आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाते, उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। आपके लिए एक जैसे घोड़े की जो कहते हैं दोनों तरफ बांध दो, व्हाट इज द नेम आई डोंट नो, पर उसके बाद में फिर एक दिशा सेट हो जाती है कि बस आपको यही पढ़ना है और इसी को बार बार रिपीट करना है। आप
मल्टी डायमेंशनल नहीं सोच पाते तो उसे समय नहीं मिलता। तो कुछ नुकसान भी कुछ फायदे भी हैं। मैं इसको दिस क्वेश्चन को अनआंसर्ड इसलिए छोड़ रही हूँ, इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस। यू नीड टू लुक एट वेरियस पैरामीटर्स। क्या आप अफोर्ड कर सकते हो, क्या आप उस लोकेशन तक सिर्फ शिफ्ट हो सकते हो जहां कोचिंग है। तीसरी बात ये कि क्या आप इस पोजीशन में है कि भाई ना जॉब से छुट्टी ले सकते हैं, घर वाले वहां तक भेज सकते हैं, या फिर आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा विषय ऐसा है जिसपे आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मेरी परिस्थितियां कैसी हैं और क्या मैं एक सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जी सकता हूं, तो मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ। कोई बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा हुआ भी नहीं है। यदि आप देखोगे तो सिलेबस वही है जो 11वीं 12वीं की या 9वीं 10वीं की राजस्थान बोर्ड की किताबों में से उठ करके कंटेंट आता है। उससे बाहर कुछ नहीं आता है, उससे बाहर सिर्फ करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स की 2 किताबें पढ़नी है। इस परीक्षा में एक ऐसी चीज है जो अपरिहार्य है, यानी जिसको आप छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, वो है टेस्ट देना। टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए। टेस्ट से आपका परीक्षण होता है कि आप किस लेवल पे हैं, आपकी तैयारी का डायरेक्शन क्या जा रहा है। पेपर 4 के लिए थोड़ा बोल देती हूँ, क्यों? क्योंकि पेपर 4 सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। पेपर 4 मेरे नंबर आपने देखे होंगे 138 नंबर आए, बाकी सब में किसी में 105, किसी में 107, किसी में 101 ऐसे नंबर है, पर पेपर 4 में 138 नंबर है और इसी की वजह से मुझे रैंक मिली। और इट इज एविडेंट, दिखता भी है। पेपर 4 में खास क्या कर सकते हो? पेपर 4 के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे पड़ा है, मैं टैग कर दूंगी, उसको देख लीजिएगा कि पेपर 4 की मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही, आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये भाषा पेपर है, ओवरनाइट नहीं आएगा। तीसरी बात ये, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके क्वेश्चंस आते हैं, मैम क्या मैं कोचिंग करूं, मैम मैं आ नहीं सकता हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं। आपने मेरे इंस्टाग्राम इनबॉक्स को, मेरी मेल को ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन से भर रखा है। तो इसका जो जवाब है उसके लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि इस चीज को आप कैसे एड्रेस कर सकते हो। दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, दोज हु हैव कंस्ट्रेंट कि वो जयपुर नहीं आ सकते हैं या कोचिंग सेंटर तक नहीं आ सकते हैं और ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका जवाब है ये है। आप जानते हैं आदरणीय सुभाष चरण सर, ही इज वेरी फेमस फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल कोर्सेज, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के साथ में ही इज देयर। धुरीना ऐप पे जैसे पिछली बार भी जब मैंने ज्वाइन किया था उससे पहले कोर्स रिकॉर्ड किया गया था और उसने 2021 में बहुत लोगों की हेल्प करी टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर। ये एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें 100% सिलेबस कवरेज है, इसमें करंट अफेयर्स नहीं है, क्योंकि मैं वही बोलूंगी जो होगा। इसके साथ में क्या स्पेशल है वो ये कि करंट अफेयर्स जो रिलेवेंट फॉर आरएस मेंस है उसके लिए एक्स्ट्रा लाइव क्लासेस लगाई जाएंगी। बट what is this course is? This course is related to RAS Mains 2023 syllabus, उसी के हिसाब से है। ऑलरेडी सिलेक्टेड लोगों ने इसमें गाइडेंस कर रखी है। टीचर्स वो हैं जो कि मार्केट में दिग्गज हैं, जिनका बहुत पॉपुलर नेम है, जो मेरे भी गुरु रहे हैं इनमें से कुछ तो, जैसे कि पुष्पा मैम, जैसे कि KR मैया सर, जैसे कि जो इंग्लिश वाले सर हैं, दे आर ऑसम पीपल। उनसे बढ़िया पढ़ाने वाला मैंने तो नहीं देखा, बिकॉज जब मैंने कोचिंग करी थी तो उससे पहले मैंने नेट पे बहुत सारे लोगों के रिव्यूज पढ़े, बहुत सारे सेंटर्स में जाकर के भी उनकी डेमो क्लासेस ली। बट ऑनेस्टली व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रिस्पेक्ट इज, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर हम उनको सिर्फ इसी सोच के साथ ग्राह्य करें कि ये मेरे लिए पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो हमारी ग्राह्यता का परसेंटेज बहुत राइज होता है। So I am very thankful to everyone who has contributed, who has guided, और this course is available on Dhurina app. इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है आप हमेशा से जानते हो। Dhurina ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से या आईफोन के लिए ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए, एंड यू कैन ऑलवेज परचेज दिस कोर्स। ऑल द बेस्ट।